नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। योजना का मकसद राज्य में जो फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाना और किसानों को फसल के बेहतर दाम दिलवाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 4 किश्तों में 5,700 करोड़ रुपए मिलेंगे और धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के जरिए 10,000 रुपये हर एकड़ की दर से सहायता की रकम दी जाएगी। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि आज के जो हालात हैं, इन हालात में किसानों को कर्ज की नहीं बल्कि सीधे पैसे की ज़रूरत है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। और भी बहुत से लोग ये बात कह चुके हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जेएनयू के प्रोफेसर रह चुके हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना हमें समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का जिक्र यहाँ पर हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो टॉमस पिकेटे ने भी कहा है और लोग भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, उनका मानना है कि कैश नहीं, सिर्फ खाना देने की ज़रूरत है। तो आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात है वो सबको देने की बात है। वो सिर्फ किसानों को या जो उपज कर रहे हैं मक्का वगैरह उनके लिए सिर्फ नहीं है। और जो हालात थे 2 साल 3 साल पहले वो आज नहीं है। उस समय से यूबीआई की बात हो रही है क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह पिट रहा था, वहाँ पे गरीबी बढ़ रही थी, वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ था। तो उस समय तो यूबीआई की बात बहुत ही सटीक थी। लेकिन आज एक कंप्लीटली नया पैरामीटर है कि अब हम उस व्यवस्था में नहीं पहुंचेंगे जहां पे पहले हम थे। और इस समय 50% लोगों की नौकरी चली गई है, रोजगार उनका खत्म हो गया है, उनके पास बचत नहीं होती कि वो अपने को जो संभाल पाए एक हफ्ते भी। तो उनके लिए जो सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सपोर्ट किस फॉर्म में हो, कि कैश में ट्रांसफर हो सर, मैं या वो खाने माफ़ी चाहता पीने की हूँ, और बाकी मैं और चीजों की व्यवस्था का हो। दखल देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ सर, कथय कलाम की माफ़ी चाहता हूँ। मेरा सवाल यही है कि इनका जो कहना है कि कैश की नहीं खाने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, खाने की या कैश की? या कैश की ज़रूरत है ही नहीं? देखिए, जरूरत तो खाने पीने और बाकी जो चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि साबुन है, तेल है, नमक है, इन सब की जरूरत है। और ये अगर मुहैया करा सकते हैं तो कराएं। लेकिन क्या होता है कि सब जगह ये मुहैया नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत फेल कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि कई जगह कैश ट्रांसफ़र नहीं जाता है। जैसे जो राजस्थान में घुमंतू हैं उनको कैश ट्रांसफ़र नहीं जाएगा, जो शहरों में सड़क पे या सोते हैं उनको कैश ट्रांसफ़र नहीं जाएगा। तो मेरा मानना है कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है इस समय। दोनों पे ही हमें काम करना चाहिए। जहाँ पे हम कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं वहाँ कैश ट्रांसफ़र करें, और जहाँ पे नहीं कर सकते हैं वहाँ पे सीधे खाना पीना मुहैया कराएं। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि कृषि में इस संकट है कि वहां से जो सब्जी फल वगैरह है वो बाहर निकल के नहीं आ रहा शहरों में, उसके दाम कोलैप्स कर गए हैं। तो किसानों को भी एक परेशानी हो गई है कि उनको दाम नहीं मिल रहा है। तो अगर सरकार ये चीजें जब वाइडर प्रोक्योरमेंट के जरिए उठाए और शहरों में सप्लाई करे तो उससे दोनों का फायदा होगा। कि जिन लोगों के पास जो बैंक अकाउंट नहीं है या जो बहुत सारे हैं जिनका बैंक अकाउंट गाँव में है, वो कहाँ से पैसा निकालेंगे शहरों में, या कहीं और है उनका तो वो पैसा नहीं निकाल पा रहे, या बहुत सारे गांव में जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकर नहीं है तो मुझे पैसा निकालने में कठिनाई हो रही है। तो मेरा मानना है दोनों की जरूरत है। और इस समय एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट और एक्सटेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वॉर फुटिंग पे होना चाहिए। आर्मी की मदद, पुलिस की मदद और जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनका फोकस, क्योंकि अगर आप माने कि जब 20 करोड़ लोगों के जब काम चला गया है तो इसका मतलब कि 80 करोड़ लोग हैं जो भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो इसलिए इसकी बहुत सख्त जरूरत है इस समय। जी सर। जी सर, ये हकीकत है कि हमारा जो शासन तंत्र है, जो पूरी सरकारी मशीनरी है, वो उस वक्त चरमराई हुई हालत में लड़खड़ा कर उठ सी रही है, जबकि ज़रूरत है एकदम फाइटिंग फिट अलर्ट फोर्स की, अलर्ट मशीनरी की, जैसा आप प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, जिसमें फ़ौज भी शामिल हो और भी इदारे शामिल हों, ताकि 80 करोड़ लोग, बहुत बड़ी तादाद है, जो भुखमरी की कगार पर आ गए हैं,
उनकी मदद की जा सके, और कैश भी उतना ही ज़रूरी है जितना खाना। हम आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के जानकारों के मुताबिक कोरोना संकट में कर्ज देने के बजाय लोगों के हाथों में पैसे दिए जाने चाहिए, जो भी जिक्र यूबीआई का हो रहा था। लेकिन केंद्र सरकार के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन का मानना है कि कैश देना कागज़ों में तो आसान है, ज़मीन पर नहीं है। इनके मुताबिक जो मजदूर घरों को वापस जा रहे हैं, इनको कैश के बजाय खाना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, जिसे केंद्र सरकार ने मुहैया करा दिया है और करा रही है। वैसे तो तुषार मेहता जो हमारे वकील हैं सरकारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सड़कों पर कोई भी पैदल नहीं चल रहा है। बहरहाल एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सोमनाथन ने यह भी कहा कि कैश कितना देना काफ़ी होगा, ये कैसे तय किया जाए। अब इस पर भी फिगर्स आ चुकी हैं, सजेशंस आ चुकी हैं, ये तो इनका काम है सोमनाथन साहब का। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीमों के जरिए सीधे लोगों के खातों में पैसा देने का दावा कर रही है। यहाँ दोनों अलग अलग विचार है सरकार के अंदर ही। सरकार के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों की जमा रकम बीती 8 अप्रैल को 1,28,000 करोड़ पर पहुंच गई थी। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकारी दावा कुछ और है केंद्र की तरफ से, वित्त मंत्रालय का एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी कुछ और कह रहा है। हाँ, क्या कुछ तालमेल की कमी है या कंफ्यूजन है कुछ क्या? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस समय हमारा फोकस कंप्लीटली होना चाहिए सर्वाइवल पे। अगर 80 करोड़ लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं तो इस समय हमें और किसी बात के बारे में सोचना नहीं चाहिए सिवाय ये कि हमारे जो गरीब हैं और वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इस समय फोकस हमारा बिगड़ गया है। हम इस समय जो पैकेज अनाउंस हुआ है उसमें इसरो की बात कर रहे हैं, उसमें हम एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस समय फोकस नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो इस समय जो पलायन कर रहे हैं लोग, उनके पास खाना पीना नहीं है, भूखे पेट जो नंगे पैर वो चल रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो इस समय अगर सरकार उनको खाना पीना मुहैया कराती होती तो वो शायद इस समय पलायन नहीं करते होते। और मेरा मानना है कि अगर हम उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक की है $1.9 उसको 75 रुपए के हिसाब से आंकें और उसका सिर्फ आधा प्रोवाइड करें तो हमें 18 लाख करोड़ रुपए तो चाहिए। और सरकार इस समय कुल मिला के जो सब कुछ जोड़ लें तो भी सरकार गरीब को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दे रही है। तो जितना दिया जा रहा है वो बहुत ही अपर्याप्त है और हमें वॉर फुटिंग पे रिसोर्सेज रेज करने चाहिए। और रिसोर्सेज आएंगे कहाँ पे ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था ठप हो गई है। जीएसटी का कलेक्शन महज 15% भी नहीं हो रहा है इस समय। और साल में मेरा मानना है कि 22 लाख करोड़ रुपया राज्यों का और जो सेंटर का टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, उधर 25 लाख करोड़ रुपया खर्चा अधिक हो जाएगा। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट इस समय 50% की रफ्तार से चल रहा है जीडीपी के। तो कुल मिला के रिसोर्सेज की बहुत कमी है। जब तक कि हम रिसोर्सेज को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, अगर हम जो सेंट्रल विस्टा पे और इस सब पे जब पैसा फिजूल खर्ची में लगाएंगे तो जो गरीब आदमी को पैसा देने का होगा वो भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि फोकस करके सिर्फ सर्वाइवल पैकेज की तरफ हमें बात करनी चाहिए। बाकी चीजें इस समय छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो अभी उसके लिए पैसा नहीं है, साधन नहीं है। आरबीआई से भी कितना पैसा मिल सकता है? धन का मतलब साधन नहीं होता है, पैसे का मतलब साधन नहीं होता है। पैसे से ही साधन का जो वितरण होता है। तो हम पैसा ले, उसको गरीबों में बांटें और वहां पे जो उनको खाने पीने का, क्योंकि इस समय हमारे पास भंडार बहुत हैं खाने पीने के, 75 मिलियन टन है और रबी की फसल बहुत अच्छी आ रही है, फल सब्जी है, उस सबको हम जो गांव से उठाएं वहां पे शहर में बांटें, जिससे कि जब किसान को भी फायदा हो और गरीब आदमी को भी मिले। जी, इसके लिए ज़रूरी है कि जो सरकार हो, उसकी जो मशीनरी हो, फाइटिंग फिट हो, चरमराती हुई सुस्त ना हो जैसे दिख रहा है, बहुत देर से जागी है। बहरहाल हमारी निगाह में जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि जो मजदूर घर जा रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाई जाए, रेलगाड़ियाँ, बसें, उनको जल्दी से घर पहुँचाया जाए ताकि इस पर। और दूसरी प्राथमिकता जो सेकेंड प्रायोरिटी वो है कैश, ताकि वो अपना जहाँ जहाँ भी पहुँचें अपना इंतज़ामात कर सकें। खाना वाना तो रास्ते की बात है कि जब वो रास्ते में जा रहे हैं तब, और जब गांव पहुँचेंगे तब वहाँ पहुँचाया जाए। सबसे बड़ी ज़रूरत है उनको घर पहुँचाया जाए, गाड़ियों के ज़रिए, रेलगाड़ियों के ज़रिए और बसों के ज़रिए। इसका जिक्र एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने नहीं किया। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। हम जिक्र कर रहे थे पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर दूसरे देशों में भी काफ़ी समय से चर्चा हो रही है।
फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं टॉमस पिकेटी। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में भारत के लिए हर महीने खाते में पैसे ट्रांसफर करने वाली यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम बेहद कारगर हो सकती है। और जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया, ये सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स पे नहीं, ये किसानों पर भी लागू होती है, ये बेरोजगार नौजवानों पर भी लागू होती है, औरों पर भी। टॉमस पिकेटी ने कहा कि यूबीआई जैसी स्कीम के बिना आम आदमी का गुजर बसर कर पाना मुश्किल है। और स्पेन ने भी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम को लागू किया है। यूबीआई को लागू करने वाला स्पेन यूरोप का पहला देश है। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम इनकम स्कीम का जिक्र साल 2016-2017 के इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया था। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने इस विचार को पेश किया था। उड़ीसा और तेलंगाना जैसे राज्यों ने थोड़े बदलाव के साथ गरीब किसानों के लिए ऐसे योजनाओं की घोषणा की थी। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मैंने बीच में थोड़ा टोक दिया था। अब समय है, आप हमें बताइए कि बेसिक यूनिवर्सल इनकम स्कीम यानी यूबीआई को लेकर कोरोना संकट में आप इसकी यूटिलिटी, उपयोगिता कितनी देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कई तरह के लोग हैं हमारे जो गरीब हैं इस समय। एक तो हैं जो पलायन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट अलग है जी। और एक जो है वो ऑलरेडी गांव में है या शहरों में है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास खाने पीने का नहीं है। तो हमें कई तरह के लोगों का इस समय जो है ध्यान देना पड़ेगा और उसमें कैश ट्रांसफर एक होगा और जैसे मैंने कहा खाने पीने की उपलब्धि है वो दूसरी है, क्योंकि अगर कैश होगा भी और खाने पीने का जो उपलब्ध नहीं होगा या उसके दाम बढ़ जाएंगे तो भी उससे फायदा नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की 2016-17 की बात थी वो कहीं और थी। आज उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है और वो बेसिक इनकम कैश फॉर्म में भी हो और काइंड फॉर्म में भी हो, दोनों तरह से हो, तभी जाके वो कामयाब होगी। नहीं तो जैसे घुमंतू हैं राजस्थान के या जो सड़क पे पटरी पे रहने वाले हैं, उनका किसी का अकाउंट नहीं है, वहां पे जो वो पहुंचाना बहुत कठिन हो जाएगा। या जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकर नहीं है गांव में, वहां पे वो पैसा पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस समय जैसे मैंने कहा कि एक सिंगुलर फोकस के साथ सारी की सारी मशीनरी जो है हमारे राज्यों की, उसको इस काम में लगा देना चाहिए कि कहीं कोई भूखा ना जाए, सबके पास पैसा हो। और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, ये जो बेरोजगार हैं उनके लिए, उसके लिए मनरेगा की स्कीम दोबारा शुरू तेजी से करनी चाहिए। अभी जितना पैसा अलॉट किया है, मेरा मानना है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। और कुल मिला के सारा खर्चा जैसे मैंने बताया कि अगर 50% लोगों तक हमें पहुंचाना है तो 18 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये 18 लाख करोड़ रुपए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद हेल्थ की प्राथमिकता है, उसके बाद जो छोटे छोटे बिजनेस हैं माइक्रो सेक्टर के, उनके लिए तो 25 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त चाहिए होगा। ये 25 लाख करोड़ रुपया इस समय उगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए जो सरकार है उसको अपने खर्चे काटने पड़ेंगे। वो फिजूल खर्ची बहुत सारी जो है सरकार की वो कम करनी पड़ेगी और जो हमारा डिफेंस है, हमारी सैलरीज हैं, वहां पे भी कटौती करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो 6-7% लोग काम करते हैं वो उतनी तनख्वाह कमाएं जो जनवरी 2020 में थी और बाकी की आमदनी खत्म हो जाए। कहीं कहीं बैलेंस रखना पड़ेगा कि जो सब हैं वो सब जो इसमें हाथ बटाएं और जिसके जो आमदनी चली गई है उसको आमदनी और मिले। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्लस, इसमें मैं प्लस इसलिए जोड़ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को खाना पीना भी चाहिए। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार। धन्यवाद। ये हकीकत है कि मतलब देश एकजुट होकर युद्ध स्तर पर ये जंग लड़े, जंग की तरह लड़े, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा समाज धर्म के आधार पर बटाना हो, जाति के आधार पर बटाना हो, हमारी सरकारी मशीनरी चुस्त दुरुस्त हो, उसकी सेहत ठीक हो, वो जंग लड़ने की हालत में हो। ऐसा है क्या? आप देख रहे हैं विनोद दुआल लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। Admission open in Science and Technology, Humanities, Social Science, Arts and Sports. Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. Further details, contact 1800-300-26072. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अक्साई चीन इलाके में जो एक घाटी है, गालवन घाटी, उसको लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है और सरहद पर दोनों देशों ने अपने फौजियों की तादाद बढ़ा दी है। भारत का कहना है कि इस घाटी के किनारे चीन की सेना के कुछ टेंट देखे गए और चीन का कहना है कि भारत इस घाटी के पास रक्षा से जुड़े गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। बीती 5 मई को लद्दाख में पेगोंग त्सो झील के आसपास दोनों देशों के करीब 250 फौजियों की झड़प हुई थी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट जिसे बोलते हैं वो हुआ था। उसके बाद 9 मई को भी नॉर्थ सिक्किम के इलाके में जो सीमा लगती है वहाँ चीनी और भारतीय फौजियों के बीच एक बार फिर झड़प हुई थी। ये घाटी जो है अक्साई चिन में है। अक्साई चिन पर भारत और चीन दोनों अपना दावा करते हैं। मेरे साथ हैं श्री सुरेश गोयल, आप हमारे राजदूत रह चुके हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना संकट में चीन और भारत जहां दोनों इफेक्टेड हैं, दोनों प्रभावित हैं, ये जो सीमा पर तनाव है, सरहद पर तनाव है, दोनों देशों के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो अभी सीमा पर कुछ झड़पें हुई हैं, वो तनाव पहले भी ऐसे होते रहे हैं, झड़पें हुई हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, उसके बारे में ब्यौरा आता रहा है। लेकिन अभी जो झड़पें हो रही हैं, मैं ये कहूँगा कि एक तरह से ये बीमारी का सिम्पटम है। बीमारी कहीं कुछ और है और बीमारी में ये नहीं कहूँगा कि भारत और चीन के बीच का बढ़ता हुआ तनाव है। आपको तो मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कोविड के बाद जब ये वुहान में संकट आया, उसके बाद में पहली बार मैं देख रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस 1988 में मैं चीन में था, 1989 में जब थिएननमेन स्क्वायर के इंसिडेंट्स हुए, वो पहला मौका था मेरी नज़र में जब किसी ने चीन के जनरल सेक्रेटरी को चुनौती दी थी और वही चुनौती मैं आजकल चीन में देख रहा हूँ। तो एक तरह से इंटरनली शी जिनपिंग को अपनी पार्टी में जो एक उनको चुनौतियां मिल रही हैं, वो झेलनी पड़ रही हैं। और जब किसी भी एक पावरफुल लीडर को इस तरह की चुनौती इंटरनली मिलती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो कहीं ना कहीं और रास्ता ढूंढते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो एक्सटर्नल तौर पर जो ये सब बातें हो रही हैं, एक तरह से चीन के जो राष्ट्रपति हैं, उनको अपने आप को दोबारा एसर्ट करने के लिए, अपने आप की ताकत को दिखाने के लिए एक ये रास्ता है। इसके अलावा वजह और भी है, लेकिन मेरी समझ में एक ये मेन वजह ये भी है। जी, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि भारत का जो ध्यान है वो पलायन करने वाले मजदूरों से हट जाए, कोरोना से हट जाए और देशभक्ति की तरफ मुड़ा जा सके। हम आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर अमेरिका ने चीन के एक्शन को, ये जो नेपाल के साथ भी सीमा पर तनाव बढ़ा है, इसका जिक्र मैं पहले करूंगा। पड़ोसी नेपाल के साथ पर भी सीमा पर तनाव बढ़ा है। नेपाल ने अपने नए आधिकारिक ऑफिशियल नक्शा जो दिखाया है, उसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल किए हैं। इस नक्शे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपना इलाका दिखाया है।
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि हम इन इलाकों को वापस लेकर रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए नक्शे पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसा कोई भी दावा मंजूर नहीं किया जा सकता है। 17,007 आपको बता दें, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसी महीने लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम लिंक रोड का उद्घाटन भी किया है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 80 किलोमीटर लंबी ये लिंक रोड तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को कम करने के काम भी आ सकती है। नेपाल ने भारत के इस कदम पर भी ऐतराज जाहिर किया था। मेरा आपसे सवाल ये है, नेपाल, हालांकि हमारे इतने बेहतरीन रिश्ते रहे हैं नेपाल से, लेकिन नेपाल जिस तरह की ज़ुबान इस वक्त बोल रहा है, जो जैसे तेवर इसने अख्तियार किए हैं, नेपाल के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको इस बदलाव की एक वजह नेपाल में चीन का बढ़ता निवेश भी नजर आता है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नेपाल से जो चीन के संबंध हैं उनको मैं काफ़ी अरसे से देखता आ रहा हूँ, और चीन से जो भारत के संबंध रहे, जैसा कि आपने कहा, बड़े मजबूती के, रोटी बेटी के ये रिश्ते रहे हैं। तकरीबन 20 साल पहले मैं भी इस इलाके में गया था, कैलाश मानसरोवर का एक जत्था लेकर के, और उस टाइम पर भी काला पानी में, जिसके बारे में नेपाल की सरकार अब सवाल उठा रही है, तब भी वहां पर भारत की आईटीबीपी की टुकड़ी वहां पर मौजूद थी, और लिपुलेख के लिए जो भी रास्ता था बॉर्डर ट्रेड के लिए, वो वहीं से होकर के निकलता था। ये बॉर्डर ट्रेड और पिलग्रिमेज 200 साल से, 250 साल से चलती आ रही है, कोई नई चीज नहीं है। ये नई चीज ये है कि हालांकि नेपाल ने पहले भी कहा था कि काला पानी उसका हिस्सा है, लेकिन जिस तेवर में आजकल बोल रहा है वो ये एक नई चीज है। और क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मेरी समझ में इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जैसा कि आपने बताया कि चीन से उसको बढ़ावा मिल रहा होगा, क्यों मिल रहा होगा इसकी वजह साफ है। और दूसरा ये कि नेपाल भी अब समझता है कि वो भारत के बराबर का देश है, और वो भारत के जो चुनौतियां हैं उनके आगे दबना नहीं चाहता है। तो ये दोनों एक वजह हो सकती है बहरहाल, लेकिन सही बात तो ये है कि दोनों ही चीजें मिलाकर के जो उन्होंने नक्शा जारी किया है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि साफ साफ तौर पर नक्शा जारी कर दिया होगा। एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है, और इसको भी हमको सामना करना होगा नेपाल से सीधा बातचीत करके। जी, और ये भी हकीकत है कि हमने हमेशा नेपाल को अपना छोटा भाई और बच्चा और इस ढंग से माना है, जबकि नेपाल एक अलग देश है। वो इस बात को सही पसंद नहीं करता कि भारत उसे पेट्रोनाइज करे हमेशा। और हमारे ये भी हकीकत है कि हमने सप्लाईज भी रोक दी थी नेपाल की एक स्टेज पर, तो शायद एक ये भी वजह रही हो। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को लेकर अमेरिका ने चीन का जो एक्शन है, चीन ने जो किया है, उसको डिस्टर्बिंग बिहेवियर कहा है। लेकिन कोरोना से जंग के बीच दो पड़ोसी चीन और नेपाल के साथ सीमा पर तनाव भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे वाले दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। लद्दाख के कई हिस्सों पर भी चीन अपना दावा करता रहा है। चीन ने भारत के पिछले जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले का भी विरोध जताया था। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की शुरुआत तो 1958 से हो गई थी। 1962 में दोनों देशों के बीच जंग भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच कई बार औपचारिक अनौपचारिक बैठकें भी हो चुकी हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जैसे जो आपने शुरू में कहा था कि जड़ में कुछ और है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? मैकमोहन रेखा जो है वो, उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है? जितना संक्षेप में आप हमें बता सकते हैं बता दें। इस समस्या का हल क्या है चीन के साथ? देखिए, ये जो आपने कहा कि मैकमोहन लाइन में और यहाँ पर अक्साई चीन में इनका बैकग्राउंड क्या है, ये संक्षेप में बताना बहुत मुश्किल होगा। बहुत पुराना झगड़ा है। बहरहाल इतना जरूर है कि एक मोटे तौर पर 1962 के युद्ध के बाद में चीन ने, जहां हमारी अभी जो सीमा रेखाएं हैं, वहां पर उनको एक तरह से मान लिया है कि ये हमारी सीमा रेखाएं हैं। अक्साई चीन में जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां पर हम अपना अधिकार खेत मानते हैं, वो भी मानते हैं। एक तरह से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो हम उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके बारे में जो बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं उनमें कोई खास अभी भी कोई नतीजा निकला नहीं है, और ना ही ये उम्मीद रखते हैं कि कोई खास नतीजा निकलेगा। इवेंचुअली होना यही होगा, जब भी हो सकता है कि
एक तरह से जो स्टेटस को है उसको मान करके आगे चला जाए, लेकिन कब होगा क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। ये दूसरी चीज ये है कि जो बहुत जरूरी है, अभी बहुत जो बहुत है जी सीमा जी पर साहब ये छुटपुट दुर्घटनाएं जी चलती रहती हैं, चलेंगी आगे भी, लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, उससे वो एक स्थिति कायम रहती है और फिर दोबारा वापस हम जो है शांति की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर चिंता की बात यह है जी क्योंकि शी जिनपिंग की हालत भी पार्टी के अंदर कमजोर हो रही है, तो जब कमजोर नेता होता है तब क्या आगे एक्शन ले सकता है, वो कहना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज ये है कि मैं नहीं समझता हूं कि इस मामले में जो जी अभी अगर यूएसए स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, वो कितना हमारे हक में है और कितना हमारे हक में नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये भी ले सकता है चीन कि हम साफ-साफ एक यूएस के कैंप में हो गए हैं और हमें अभी इस हालत में कम से कम इतनी जी दूरी बनाए रखनी है कि चीन हमको यूएस का एलाई ना समझे। तो ये कूटनीतिक तौर पर ज़रूरी रहेगा, तो थोड़ी-सी दूरी वहाँ से रहे, लेकिन हमको अपनी-अपनी जो स्थिति है कायम रखते हुए चीन को अलग से डील करना पड़ेगा। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश गोयल साहब हमारे राजदूत रह चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। साथ में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी असली समस्याएं हैं, कोरोना से निपटने की समस्या, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है उससे निपटने की समस्या, उससे ध्यान ना हट जाए हमारा इस विषय को लेकर, ये भी गंभीर है। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको मैं छोटा सा एक स्टेटस रिपोर्ट दे दूँ, कोरोना की हालत क्या है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो संक्रमित लोग हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, 50 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और WHO के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में जो नए मामले सामने आए हैं, वो उसमें से 2/3 मामले सिर्फ 4 देशों अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और भारत में दर्ज किए गए हैं। WHO के प्रमुख ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे अमीर और विकसित देश लॉकडाउन से उबर रहे हैं, कोरोना जो है गरीब देशों में फैल रहा है। भारत, रूस और ब्राज़ील कोरोना के नए ग्लोबल हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं। रूस में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,263 नए केस दर्ज हुए हैं और रूस में करीब 3 लाख तक मामले पहुंच चुके हैं। लैटिन अमेरिकी देशों में कोरोना के कुल 4,83,400 मामले सामने आए हैं। लैटिन अमेरिकी देश ब्राज़ील अब इस महामारी के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो तादाद है वो 1,13,000 को पार कर चुकी है। एक दिन में 5,609 नए केस सामने आने से चिंता और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अलग अलग देशों में कोरोना टेस्टिंग की दर, टेस्टिंग में देरी और कम रिपोर्टिंग के कारण मरीजों और मरने वालों की संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। हमने जागने में बहुत देर कर दी, करीब 55 दिन बर्बाद किए। यही 55 दिन लॉकडाउन पहले लगाया जा सकता था और ये 55 दिन जो थे इसमें तैयारियां की जा सकती थी। आज भी अभी भी 55 दिन होने जा रहे हैं, चौथे चरण लॉकडाउन जब शुरू हुआ है। हमने तैयारियां कितनी की हैं? हमारा ध्यान कहाँ पर है? घंटे, घड़ियाल, थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।